बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम MCM 101 इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन का शॉर्ट लेसन नंबर 25 का आगाज करेंगे। तो लेसन नंबर 25 का नाम है मोशन पिक्चर अ न्यू वेज इन मास कम्युनिकेशन पार्ट 1। मतलब कि मोशन पिक्चर्स जो थी जब बनी थी तो मास कम्युनिकेशंस का रुख ही बदल गया था। स्टार्टेड में फर्स्ट पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि 19th सेंचुरी की तीसरी हिस्से में स्टिल फोटोग्राफी का प्रिंट मीडिया में इस्तेमाल काफ़ी बढ़ गया था। जर्नलिस्ट ने कैमरा के जरिए लिए गए इमेजेस की विजुअल ताकत का फ़ायदा उठाया था। जब हाल्फ टोन तकनीक का इंतखाब हुआ था तो इमेजेस की क्वालिटी और बेहतर हो गई थी और लास्ट क्वार्टर ऑफ दी सेंचुरी में न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में कैमरा से ली गई फोटोज काफ़ी आम होने लग गई थी। और इस वाले पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि ऐसे वक्त में कुछ कैमरा से काम इतना असर डालने लग गया था कि इन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट्स को स्लम्स में रहने वाले लोगों की मदद के लिए लेजिस्लेशंस बनाने पर मजबूर कर दिया था। और इस वाले पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि प्रिंट मीडिया सिर्फ जिंदगी के अंधेरे पहलू को नहीं दिखाती बल्कि न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ने फीमेल्स मॉडल्स को शोकेस करते हुए एस्थेटिक सेंस में भी पिक्टोरियल एजेस का जो फायदा उठाया था। आज भी ये ट्रेंड चल रहा है और फैशन मैगजीन्स अक्सर बुक स्टॉल्स पे नजर आती हैं। लेकिन साइंटिस्ट जो स्टिल कैमरा इमेजेस से इंस्पायर होते हैं इनका कुछ और आइडियाज भी था। इन्होंने सोचा क्योंकि एक सीरीज ऑफ इमेजेस के जरिए मोशंस के एहसास बनाए जाते थे, मगर कैसे, ये वो सवाल था जो इनको परेशान कर रहा था। इस वक्त तक हिस्ट्री में कोई नहीं जानता था कि मास कम्युनिकेशंस में एक न्यू तवक्का भी रखी जा सकती है मोशन पिक्चर्स को लेकर। डेफिनेशंस में आपको बताया गया कि मोशन पिक्चर्स का मतलब है मूवी मेकिंग, एक आर्ट और इंडस्ट्री के तौर पर जिसमें प्रोडक्शन से टेक्निक्स, क्रिएटिव आर्टिस्ट और इसकी प्रोडक्शंस का डिस्ट्रीब्यूशंस और एग्जीबिशंस शामिल हो। स्टार्टिंग इन अनबिलीवेबल फैशंस में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि ये सब एक $25 की बेट के साथ शुरू हुआ था। मतलब कि मोशन पिक्चर्स किस तरह से बनी ओवरऑल, तो ये आपको हिस्ट्री में बताया गया कि ये सब एक $25,000 की बेट के साथ हुआ था शुरू, जो 1877 में काफ़ी ज़्यादा पैसा थे। एडवर्ड ब्रिज जो एक इंग्लिश मैन थे और अमेरिका में रह रहे थे, एक बेट का फैसला करना था इसका। तो कुछ लोग कह रहे थे कि ग्लोपिंग हॉर्स के चारों पाँव एक वक्त से जमीन से उठ जाते हैं, जबकि दूसरे लोग कह रहे थे कि ये मुमकिन नहीं हो सकता, अगर पाँव जमीन से नहीं टच करते तो कैसे हो सकता है। और इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि मुश्किल ये था कि हॉर्स की ग्लोपिंग हॉर्स इतनी तेजी से मूव कर रहे थे कि आंख से इन्हें देखना मुश्किल था। और ये फिर ये ग्लोपिंग हॉर्स के पाँव से मुराद ये कि अक्सर वो जो है वो गोल करने के लिए स्टिक होती है हॉर्स राइडर्स के पास, तो वो स्टिक से गोल कर रहा होता है, तो इस सूरत में इसको ग्लोपिंग हॉर्स कहा जाता है। अच्छा, जैसे कि मैं बता रहा था कि ग्लोपिंग हॉर्स इतनी तेजी से मूव करते हैं कि आंख से इन्हें देखना मुश्किल था। यहाँ फिर अगर आपके यकीन हो तो ये हो सकता है कि ये फास्ट इनफ था कि आप वो देख सकते हैं जो आप चाहते हैं। इस बैट का फैसला करने के लिए एक तजुर्बा सेटअप किया गया था जिसमें हॉर्स के दौड़ते पाँव की रैपिड सीक्वेंस ऑफ फोटो ली गई थी। जब ये फोटो डेवलप की गई तो पता चला कि हॉर्स के पाँव बॉडी ग्राउंड से उठ गए थे कुछ वक्त के लिए, और इस तरह से ये बेट का फैसला हो गया था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ और भी पता चला, कुछ ऐसा जो आप नीचे दिए गए इलस्ट्रेशंस से समझ सकते हैं। जब एक सीरीज ऑफ स्टिल फोटो को सीक्वेंशली दिखाया जाता था, मतलब कि सीक्वेंस वाइज दिखाया जाता था, तो एक इमोशंस का इल्यूजन्स क्रिएट होता था। ये डिस्कवरी जो थी वो $25,000 की बेट के बाद हुई थी। इससे मोशन पिक्चर्स और टेलीविजन की दुनिया ही बदल गई थी। ओके, नीचे आपको दिए गए 11 स्टिल फोटोज को सीक्वेंशली 0.1 सेकंड इंटरवल्स पर दिखाया गया है, जिसमें कंटिन्यूस मोशंस का एहसास होता है। तो ये देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये फोटोज जो सीक्वेंशली बताती है कि किस तरह से दौरा भाग रहा है मोशनली तौर पर। ओके,
मजीद बताया गया है कि बाद में ना हम इन दो फैक्टर्स को ना इम्प्रेसिव नेम देंगे जो मोशंस का इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं। ये इल्यूजन्स मोशन पिक्चर्स और टेलीविजन दोनों के बेस पर होते थे। नंबर 1 पे बताया गया है द फी फिनोमिनन, जो बेस है। इसका मतलब यह है कि जब आप थोड़े से फर्क वाली स्टिल फोटोज को या इमेजेस को तेज सीक्वेंस में दिखाते हैं तो इनके बीच में ना ट्रांजिशंस के दौरान मूवमेंट्स का इल्यूजन्स क्रिएट होता है। और परसिस्टेंस ऑफ विजन्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि ये समझाता है कि सब सक्सेसिव इमेजेस के बीच में ना इंटरवल होता है। हमारी आंखें एक इमेज को ना थोड़ी देर के लिए रोक कर दूसरी इमेजेस को देखने के लिए तैयार हो सकती हैं। इसमें बताया गया है कि हकीकत में ना मोशन पिक्चर्स में कुछ भी मूव नहीं हो रहा था, ये सब ना इल्यूजन्स है। इन दो फिनोमेना पर बेस होता है। लेफ्ट वाले इल्यूजन्स में ना देखने के इमोशंस का ना इल्यूजन्स कैसे क्रिएट होता है जब सक्सेसिव पिक्चर्स को काफ़ी शो रेट पर दिखाया जाता है। मज़ीद बताया गया कि मोशन पिक्चर्स प्रोजेक्टिव इमेजेस को बहुत फास्ट जो है ना वो 25 फ्रेम्स पर सेकंड पर दिखाती है और पेपर पार्ट भी इंपॉर्टेंट है और हर फ्रेम को स्क्रीन पर 2 बार फ्लैश किया जाता है। इसे ना हाई स्पीड से ट्रांजिशन इतना फास्ट हो जाता है कि आपको ना कोई ट्रांजिशन विजिबल्स नहीं होता। इस तरह से ना एक $25 की बेट की वजह से ना मोशन पिक्चर्स और टेलीविजन का फाउंडेशन बन गया था। अर्ली डेज में फर्स्ट पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ना ऊपर ओवरऑल ये सब ना एक 25 मोशन पिक्चर्स को लेकर ही बताया गया था कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ओवरऑल ये सब ना $25,000 की बेट के बाद शुरू हुआ था जिसमें ना एडवर्ड म्यूब्रिज ने एक तजुर्बा किया था और घोड़े के ग्लोपिंग के दौरान पाँव की पोजीशंस को ना कैप्चर करने के लिए फोटोज ली थी। इस एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है कि जब स्टिल फोटोज को जल्दी दिखाया जाता है ना तो वो मोशंस का इल्यूशंस क्रिएट करती हैं। इसके बाद हमने ना 2 इम्पोर्टेंट से फिनोमेना सीखे थे। पहला जो फिनोमेना है वो फी फिनोमेनन है और दूसरा जो फिनोमेना है वो प्रिसिस्टेंस ऑफ विजन्स है जो मोशन पिक्चर्स और टेलीविजन की बेस पर है। मोशन पिक्चर्स में ना असली में कुछ भी मूव नहीं होता, बस एक इल्यूजन्स होती है जो इन फिनोमेना से बनती है। ओके, अर्ली डेज में फर्स्ट पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि 19th सेंचुरी के दूसरे हिस्से में ना यूनाइटेड स्टेट और यूरोप में ना मूवमेंट्स को फोटोग्राफ करने के लिए ना एक्सपेरिमेंट किए गए थे। शुरुआत में ना इन एक्सपेरिमेंट्स के टेक्निकल्स और कमर्शियल पॉसिबिलिटीज का ना फ़ायदा नहीं उठाया गया था। 1867 में कैलिफोर्निया में एडवर्ड म्यूब्रिज और जेडी आइजैक ने रिसर्चर्स के सीरियल फोटोग्राफ्स लिए थे जिससे ये प्रूव किया गया कि सभी जो होव्स मतलब कि चाहतियाँ एक ही वक्त ज़मीन से उठती हैं। ये फोटो ना एक्सपेरिमेंट्स एक होव्स मतलब कि चटाइयाँ एक ही वक्त ज़मीन से ना उठती हैं और ये फोटोस एक्सपेरिमेंट्स एक रोफ कैमरास के ज़रिए ना किए गए थे जिसमें ना शूटर्स वायर्स के थ्रू ना ट्रिगर्स होते थे। पहली मोशन पिक्चर्स जो एक ही कैमरा से बनाई गई थी E.J. मरे एक फ्रेंच डॉक्टर ने ना 1880 में ना मोशन स्टडी के दौरान बनाई थी। मजीद इसमें बताया गया कि 1889 में ना थॉमस एडिसन और इनके स्टाफ ने ना कैंटोग्राफ डेवलप किया था जो एक कैमरा था जिसमें ना रोल्स ऑफ कोटेड सेलुलोइड फिल्म्स यूज होती थी। इसके साथ कैंटोस्कोप भी ना डेवलप किया गया था जो एक डिवाइस था जिसमें ना फोटोग्राफ्स को ना सीक्वेंस में ना फ्लिप करने का प्रोसेस होता था और ये पीप शो वीविंग के लिए था। 1893 में ना काइंटोस्कोप को ना मार्केट किया गया था और ये पेनी आर्केड्स में पॉपुलर हो गया था। एक्सपेरिमेंशन से इस बात पर हुई थी कि कैसे मूविंग इमेजेस को ना एक वक्त में एक से ज़्यादा लोग देख सकें। फ्रांस में ना ल्यूमियर्स ब्रदर्स ने ना पहला प्रोजेक्टिव स्टाइल्स जो था ना प्रोजेक्शन डिवाइस
सिनेमाटोग्राफ 1895 में बनाया था। यूनाइटेड स्टेट में ना इसे मिलते जुलते मशीन्स जैसे कि पेंटोपिटिकॉन्स और वेटास्कोपी भी बनाया गया था और पहली बार जो था वो 1896 में न्यूयॉर्क सिटी में ना इस्तेमाल किया गया था। पेपर पॉइंट भी से पूरा जो पैराग्राफ है ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके मजीद इस वाले पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि शुरुआत में ना मूविंग पिक्चर से वैरायटी शोज और आर्केड्स का हिस्सा जो था, लेकिन 1902 में या 92 में लॉस एंजलिस का एक शो में सिर्फ मूविंग पिक्चर्स दिखाई गई थी और ये काफ़ी ना सक्सेसफुल रही। जल्द ही मूवी हाउस मतलब कि जो शॉप्स को कन्वर्ट करके बनाए गए थे पूरे मुल्क में ना बनाए गए थे। पहला मूवी थिएटर जो था लग्जरी एसेसरीज और पियानो के साथ था। 1905 में पिट्सबर्ग में ना बनाया गया था। एडमिशन्स के लिए ना एक निकल जो था 5 सेंट्स चार्ज किए गए थे और इस थिएटर को ना निकोलोडियंस कहा गया था। एक इंडस्ट्री डेवलप हुई थी जो न्यू मटेरियल्स को प्रोड्यूस करती थी और मूविंग पिक्चर्स का पोटेंशियल एक्सप्रेसिव गोल्स के लिए ना समझने में आने लगी थी। ओके मजीद ये बताया गया कि पहली अमेरिकन स्टूडियोज न्यूयॉर्क सिटीज के आसपास थी। एडिसन्स ने ना फिल्म मेकिंग के कई टेक्निकल एलिमेंट्स के पैटर्न्स क्लेम किए थे और 909 में ना मतलब कि 1909 में इन्होंने मोशन पिक्चर्स पैटर्न कंपनी बनाई थी और ये एक मोनोपोली बनाने की कोशिश भी थी जिसमें ना अनलाइसेंस कंपनीज को प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर रखा गया। अपनी टैक्टिक्स की वजह से ना कई इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स ने अपनी ऑपरेशंस लॉस एंजलिस के सबर्ब्स में शिफ्ट कर ली थी जहां मैक्सिको के नज़दीक थी और वो इलीगल इंजेक्शंस से ना बच सके। 1913 के बाद ना हॉलीवुड कैलिफोर्निया अमेरिकन मूवीज कैपिटल बन गई थी। शुरुआत में फिल्म्स को एग्जीबिशंस को ना आउटराइट भी जो था हासिल था, आउटराइट बेचा जाता था, लेकिन बाद में ना फिल्म्स को रेंटल बेसिस पर फिल्म एक्सचेंजिंग के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। मजीद इस वाले पैराग्राफ में बताया गया कि शुरू में ना एक्टर्स को ना नाम नहीं पता होते थे, लेकिन एक्टर्स के नाम नहीं पता होते थे, लेकिन 1910 में ना स्टार सिस्टम शुरू हुआ जब वीटोग्राफ को की एक्ट्रेस फ्लोरेंस लेवरेंस को प्रमोट किया गया था जो पहली द वीटोग्राफ गर्ल्स के नाम से जानी जाती थी। अच्छा, दूसरी कंपनीज ने भी देखा कि इस अप्रोच से बिजनेस इंप्रूव हो रहा है और इन्होंने पॉपुलर फेसेस के साथ नेम्स अटैच किए थे और फैन मैगजीन्स भी पॉपुलर हुई थी जो फ्री पब्लिसिटी देती थी। फिल्म्स की लेंथी ग्रेजुअल 20 मिनट से ज़्यादा होने लगी थी, लेकिन फीचर्स लेंथ फिल्म्स के ट्रेंड इटालियन स्पेक्टल्स फिल्म्स के साथ शुरू हुआ जिसमें ना ओक्यो वेडीज 1913 सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशल्स थी जो 9 रील्स या लगभग 2 घंटे की थी। ओके मजीद आपको जो है वो डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग मतलब के डायरेक्टर्स से जैसे D.W. ग्रिफ्टन, थॉमस इनेस मोरिक और टोनियर्स जे सुत्रा ब्लैकॉन्ड और मैक्स शंटी डिफरेंट नाम से बताए गए हैं, तो इनको मैं स्किप कर रहा हूँ, बहुत लंबे चौड़े नाम है तो मेरी ज़बान में इनके नाम भी नहीं चढ़े, ओवरऑल इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें अब मैं नीचे आ जाता हूँ। सब्जेक्ट्स इन द बिगिनिंग में फर्स्ट पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि पहली जो फिल्म्स बनाई गई थी ना इनका मेन पर्पस कंटेम्प्रेरी एटीट्यूड्स, फैशंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करना था और ये फिल्म से ज़्यादा लंबी नहीं होती थी, सिर्फ 10 मिनट्स तक होती थी। शुरू में ना सिंपल एक्शंस को फिल्मी किया गया था, फिर एवरीडे सीन्स और बाद में
गैग फिल्म्स बनाई गई थी, इस जिसमें ना एक सिंपल जोक स्टेज किया जाता था। पहले ना कैमरा को फिक्स्ड पोजीशन में रखा जाता था, लेकिन जल्द ही ना इसे पिवट मतलब कि घुमाया भी जाता था कैमरास को। ये यहाँ ट्राइपॉड पर मूव करवाया गया था, ये सब्जेक्ट्स के पास या दूर लेकर मजीद इस वाले पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि फिल्म मेकिंग का स्टोरी टेलिंग के लिए ना पोटेंशियल बहुत जल्द समझा गया। फ्रेंच फिल्म मेकर्स जॉर्ज माइलिस ने ना पहली स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएट किया और एलबोरेट सेट्स बनाया जो स्टोरीज को फैंटास्टिकल से तरीके से दिखाने के लिए यूज होते थे। इनकी ना सिंड्रेला 1900 और आ ट्रिप टू द मून 1902 बहुत इनोवेटिव फिल्म्स थी। अमेरिकन फिल्म मेकर से एडविन एस पोर्टर्स ने ये दिखाया कि एक्शंस को सिनेमा स्क्रीन्स पर स्टेज करने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि थिएटर्स में होता है। इन्होंने ये भी रिलीज़ किया कि अगर सीन्स वाइडली सेपरेट जगहों पर फिल्माए जाएं तो ना इन्हें एडिट करके एक साथ दिखाया जा सकता है बिना ऑडियंस को कंफ्यूज किए। इनके वर्ड्स जैसे कि लाइफ ऑफ फैन अमेरिकन फायरमैन 1902 और द ग्रेट ट्रेन रॉबरी 1903 एडिटिंग और एक्टिंग को यूज करते हुए ना अपनी जो कहानियां दिखाई गई थी इस फिल्म के अंदर। बिजनेस एस्पेक्ट्स में फर्स्ट पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया न्यू कंपनीज बनाएगी जो प्रोडक्ट की डिमांड को ना पूरा करती थी। शुरू में ना फिल्म मेकर्स के बीच में ना कॉपरेशंस थी, लेकिन मार्केट की डिमांड्स को देखते हुए ना हर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को ना बेहतर बनाने के लिए इनोवेशंस जो थी वो लाई थी, मतलब कि जिद्दत वाली जो तब्दीलियां वो लाई थी। इन एफर्ट से ना स्टार सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट बना, स्टूडियोज फिजिकल प्लांट्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था जहां फिल्म्स बनाई जाती थी और फिल्म मेकिंग से प्रोसेस को ना इंटरलॉकिंग क्राफ्ट में ना ऑर्गेनाइज किया गया था। ये क्राफ्ट्स में एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, राइटर्स, एडिटर्स और फिल्म लेबोरेटरीज टेक्नीशियंस शामिल थे जो प्रोडक्शन के एफर्ट्स में ना डायरेक्टर के अंदर ना काम करते थे। इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया कि 1926 में ना साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक पर ना एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था और 1927 में ना पहली बार स्पोकन डायलॉग को फिल्म में ना इंट्रोड्यूस किया गया था। पेपर पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है द जैज सिंगर के जरिए, जिसमें ना एआई मतलब कि आल जॉनसन्स ने ना परफॉर्म किया था। अगले साल ना 1928 में ना पहला एक टार्किंग पिक्चर्स लाइट्स ऑफ द न्यूयॉर्क रिलीज किया गया था। टार्किश फिल्म्स विद साउंड्स के आने से ना न्यू डायरेक्टर्स प्रोमिनेंट हुए जैसे कि किंग वाइंडर्स, जोसेफ वॉन स्टर्नबर्ग, रोबेन ममोलियंस, फ्रैंक कैप्रा और जॉन फोर्ड। ओके, मजीद आपको साउंड फिल्म्स के हवाले से भी बताया गया, तो इसमें कुछ इस तरह से बताया गया कि साउंड फिल्म्स ने कुछ साइलेंट फिल्म एक्टर्स के कैरियर को बहुत बूस्ट दिया था, मतलब कि बढ़ाया था, लेकिन जो एक्टर्स की आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए सूटेबल नहीं थी। इनके कैरियर्स ख़त्म हो गए थे। न्यू एरा के सेलिब्रेटेड स्टार्स में क्लार्क गैबल्स, जीन हॉर्लोव, मार्लिनी डिटरिच, माई वेस्ट, डब्ल्यू.सी. फील्ड्स और मार्क्स ब्रदर्स शामिल थे। 1927 में ना मोशन पिक्चर्स एकेडमी ऑफ आर्ट्स और साइंस को बनाई गई थी और इसमें ना एनुअल अवार्ड्स सेरेमनी भी शुरू की थी। ये अवार्ड्स जो एक फिगर्स ऑफ मैन एस्पायरेशंस जो थी ना, फिगर्स ऑफ मैन एस्पायरेशंस को लेकर स्टार के साथ हुई थी। बाद में ना ऑस्कर्स के नाम से जानी गई थी। एकेडमी अवार्ड से ना फिल्म इंडस्ट्री को बहुत स्टेटस दिया गया था, क्योंकि ना ये अवार्ड्स लिटरेचर्स और थिएटर्स जैसे मीडियम्स की तरह एक्सीलेंस को डिफाइन करती थी। एकेडमी अवार्ड्स ने एक और फ़ायदा ये दिया था कि बहुत सारे स्टार्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाते थे जो इमीडिएट और वाइड स्प्रेड अटेंशन लाते थे। स्टार सिस्टम्स और ज़्यादा पॉपुलर हुआ, एक्टर्स को स्टेज से रिक्रूट किया गया था
मतलब कि उनको दोबारा से आने की जो थी दावत दी गई थी और हॉलीवुड स्टूडियोज में ट्रेंड किया गया था इन एक्टर्स को। लास्ट में आपको बताया गया है कि 1930 से लेकर अर्ली 1950 तक ना स्टूडियोज ने बहुत टैलेंटेड एक्टर्स को स्पॉन्सर किया था। इन एक्टर्स में इनग्रिड बर्गमैन, जॉन क्रॉफोर्ड, बीटी डेविस के कैटराइन हैपबर्न, चार्लिस लोगटन, बरबारा स्टैन, विकी लटन पटन, इसमें अजीब अजीब नाम बताए गए हैं तो लिहाजा इसको मैं स्किप करना, तो आप स्टूडेंट्स बस इन नाम्स को पढ़ लेना। ओके, तो इसमें अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। इसमें अब जो है वो आपको बताया गया है कि सबसे पहले $25,000 ये मोशन पिक्चर्स की आगाज था एक बेट की सूरत में। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। मोशन पिक्चर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 19th सेंचुरी में मतलब कि 19th सेंचुरी जो है प्रिंट मीडिया की एक थर्ड क्वार्टर ऑफ थी न्यूज़पेपर्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जीबिशंस को लेकर, और उसके बाद फिर आपसे मोशन पिक्चर्स के पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं कि ये प्रेजेंटेड सिक्वेंशली हुई 0.1 सेकंड इंटरवल्स के साथ, ठीक है, और कितनी पिक्चर्स थी इसमें 11 पिक्चर्स थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। और ये किस बेस पे है, दो तरह के फिनोमेना पे है। पहला जो फिनोमेना है वो द फाइव फिनोमेना है, दूसरा जो फिनोमेना है रेजिस्टेंस ऑफ विजन है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बस इसी को याद कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बीच में आप जो कुछ है अपने पॉइंट अपना मोटिव अंडरस्टैंडिंग इन पॉइंट्स को देकर आप ब्रीफ कर सकते हो। उसके बाद है कि 24 फ्रेम पर सेकंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मोशन पिक्चर जो प्रोजेक्टर्स हैं उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जा सकता है। अर्ली डेज में क्या था कि 1920 सेंचुरी को लेकर आपको पूछा जा सकता है, 1867 को लेकर कैलिफोर्निया को लेकर आपसे पूछा जा सकता है, और ये जो पैराग्राफ है ओवरऑल इंपॉर्टेंट है। और 905 को इसमें तो कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट स्क्रीनिंग फॉर्म ऑफ पार्ट कहाँ पे हुआ, तो ये लॉस एंजलिस में हुआ था, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको मैं यहाँ से हाईलाइट कर लेता हूँ। फर्स्ट अमेरिकन स्टूडियोज जो था वो कहाँ पे बना था, मैंने हाईलाइट किया वो ऑलरेडी, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे पहला एक्टर्स था और किस नाम से जाना गया था, मतलब कि ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और ये डिफरेंट एक्टर्स हैं, इनका नाम तो मैंने पढ़ा नहीं था ड्यूरिंग द लेक्चर, तो लिहाजा आप इनको पढ़ लेना। सब्जेक्ट इन द बिगनिंग जो था वो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और द मीडियम पोटेंशियल एज अ स्टोरी टेलिंग जो था वो मैकेनिज्म किस तरह से हुआ था, इसको यहाँ से लेके ओवरऑल ये पूरा ही पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस एस्पेक्ट्स की बात करें तो इसमें इतना कुछ इन द स्टार्टेड तो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये वाला पैराग्राफ जो है इम्पोर्टेंट है। और अच्छा, बिजनेस एस्पेक्ट के फर्स्ट पैराग्राफ में देख लूँ, कोऑपरेशन अमंग द अर्ली फिल्म मेकिंग यील्ड्स, नहीं इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है ख़ास। ओके, बाकी इसमें जो है ऑस्कर को लेकर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपसे को मापला के पूछा जा सकता है। और ये एंड पे कुछ मज़ीद आपको बताएंगे हैं जो अर्ली स्टूडियोज़ को लेकर 1955 में स्टूडियो स्पॉन्सर थे, होस्ट ऑफ टैलेंटेड एक्टर्स के नाम से, फेमस अमंग कौन कौन से थे, ये डिफरेंट नाम्स बताए गए हैं ओवरऑल। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में तो मिल लेंगे, तो जाते जो मैं कॉमन रिक्वेस्ट करता हूँ आप स्टूडेंट से वो मैं करता हुआ जाऊँ, ताकि आप स्टूडेंट्स जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी का भरपूर साथ दें। और वो रिक्वेस्ट ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर आप इस्लामिक और मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। आपको बहुत कुछ इस्लामिक और मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में जानने में आपको जो है वो बहुत कुछ इसी इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल में मिलेगा। और मेरी दुआ है कि जो भी इस कोर्स में स्टूडेंट इनरोल्ड हैं अल्लाह ताला अच्छे नंबरों के साथ कामयाबी आप स्टूडेंट्स को दें, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं थोड़ा सा टेक्निकल क्या थियोरेटिकल भी बेस पर भी है, तो लिहाजा ये लेंथी है ओवरऑल कोर्स, क्योंकि इसको मैं कवर कर रहा हूँ तो इसमें ज़्यादातर आपको बहुत बहुत पर्सनैलिटीज़ के नाम इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो लिहाजा मास कम्युनिकेशन से सौखा थोड़ी है इस कोर्स को कवर करना।
क्योंकि इसमें पर्सनैलिटीज़ के नाम याद रखना और उसके अलावा फिर जो टेक्नोलॉजीज़ है उनको याद रखना बहुत ही एफर्टफुल वर्किंग होता है। तो लिहाजा इंशाल्लाह मेरी तो दुआ है कि आप स्टूडेंट्स इस कोर्स में जो जो इन्वॉल्व है अच्छे नंबरों के साथ अल्लाह ताला आप स्टूडेंट्स को कामयाब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।